हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है फिट रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज क्लास 12 फिजिक्स के 4th चैप्टर का 12th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 4.12। पिछले लेक्चर 4.11 में आपने पढ़ा कि जब दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर लेते हैं और उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं तो वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। और अगर उनमें अपोजिट डायरेक्शन में भी करंट फ्लो होगा तब भी एक्सप्रेशन वही आएगा जो हमने सेम डायरेक्शन में करंट लेकर ड्राइव किया। बस डिफरेंस इतना था कि अगर दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा तो वो एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, और अगर उनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा, यानी एक में ऊपर जा रहा है, ऐसे दो वायर दिखाए थे, एक में ऊपर जा रहा है और एक में नीचे की तरफ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा तो वो एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज दो टॉपिक पढ़ना है आपको, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। शेप सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। इतना है समझे। देखो लिख रखा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द लूप और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, दोनों ही बोलते थे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट। और दूसरा टॉपिक रहेगा टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप प्लेस इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। एक रेक्टेंगुलर लूप लेंगे, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उस पर कितना टॉर्क लगेगा उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। दो चीजें पढ़ना है। अब सबसे पहले समझना, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसी भी लूप का निकाल रहे हैं, इससे हमें पता क्या चल रहा है, क्या है ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। देखो आपने पढ़ा है कि जब किसी कॉइल से, यानी कि सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर लूप ऐसे ले लिया हमने, ये हमने सर्कुलर लूप ले लिया, वायर का एक सर्कल है और ये इस तरीके से रखा हुआ है, मैंने उस दिन बताया भी था। ऐसे रखेंगे तो इस तरीके का गोला बनाते हैं हम, इस तरीके से रखते हैं, और इसको इस तरीके से रख रहे हैं अगर बोर्ड पर तो इस तरीके का सर्कल बनाते, और अगर इसे इस तरीके से रख रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं तो इस तरीके का सर्कल। तो ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, इसमें हमने मान लिया करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, यानी कि ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी ऊपर वाली साइड एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करेगी और नीचे वाली साइड एज अ साउथ पोल। और ये डायरेक्शन किसका होगा, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। ये क्या हो गया, करंट। यानी कि ये सर्कुलर लूप लिया है, बिल्कुल इसको ऐसे रखा है, इसमें इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर वाली साइड नॉर्थ बन गई और नीचे वाली साउथ बन गई। तो दो पोल डेवलप हो गए एक तरीके से, जैसे मैग्नेट में होते हैं, एक साइड नॉर्थ एक और एक साइड साउथ। तो ये हमारी सर्कुलर लूप एक मैग्नेट जैसा बिहेव कर रही है, क्योंकि इसकी भी ऊपर वाली साइड नॉर्थ बन गई, नीचे वाली साउथ बन गई। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, कभी कभी क्या होता है, इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के केस में मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए आया था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, पूछ लेते कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कीजिए। तो इसमें क्या, हमने ये करंट कैरिंग लूप बना दिया, नीचे साउथ ऊपर नॉर्थ, रूल आपको बता रखा है। तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से मैग्नेटिक स्ट्रेट लाइन, मैग्नेटिक जो लाइंस हैं या मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से कहाँ जाएंगी, नॉर्थ की तरफ, और बाहर कहाँ जाएंगी, बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ।
देखो पहले एक चीज समझ लेना है कि पता कैसे चला कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो ऊपर वाली साइड नॉर्थ बन गई। इसके लिए मैंने पहले बता रखा है आपको कि कोई सर्कुलर लूप है, उसमें इस तरीके से एन बनाना है, और एन बनाने पर यहाँ एक एरो लगाना है, किसके पास लगा देना है, एक एरो यहाँ लगाना है, इसके पास लगा देना। इसका मतलब इस तरीके से अगर कोई सर्कुलर लूप है और ये जो एरो हो गया ये हमारा करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाली साइड आपकी कैसी बन जाएगी, नॉर्थ। और इसी तरीके से फिर मैंने एक सर्कुलर लूप बनाया, इसमें एस बनाया, यहाँ एक एरो लगाया, एक इधर लगा दिया, इधर लगाया, एक इधर लगा दिया। अगर ये जो एरो है ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इस सर्कुलर लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये वाली साइड कैसी बन जाएगी, साउथ। तो इससे बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो मैंने यही बताया कि सर्कुलर लूप है, इसमें इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है ऊपर से देखने पर, तो ऊपर वाली साइड कैसी बन गई, नॉर्थ, नीचे वाली साउथ। देखो जब हम मैग्नेट की बात करते हैं तो क्या होता है, मैग्नेट में दो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती है, साउथ में चली जाती है, और मैग्नेट के अंदर अगर देखोगे तो साउथ से नॉर्थ, इसी तरीके से ऐसे बना सकते हैं। क्या हो रहा है, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में जा रही है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां देखो ये जो हमने बनाया एरो, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। और अगर यहां इसके और देखें, इस तरीके से मैं बना सकता हूं ऐसा आर्क, अब ध्यान से देखना इस तरीके से। अब ये जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया इस तरीके से जा रही है, और इस तरीके से घूमकर कहां से आ जाएगी, यहाँ, यानी कि नॉर्थ से निकल रही है, कहाँ घूम के कहाँ आ रही, साउथ में, क्योंकि सर्कुलर लूप है, ऊपर का साइड नॉर्थ होकर ऐसे जाएगी, ऐसे घूमकर नीचे चली जाएगी। तो नॉर्थ से निकल रही साउथ, इस तरीके, इधर से घूमकर इधर जाएगी, इधर से घूमकर इधर, ऐसे कर। तो हम इसको इतना पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको सिर्फ इतना आर्क लगाकर ये एरो लगा देंगे, और यहां पर क्या करेंगे, दो सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। और कैसे बनाएंगे, देखो एरो ऊपर की तरफ बनाया तो इसमें भी एरो ऊपर की तरफ, और यहां पे इस तरीके। फिर एक और बना दो, बस दो का सफिशिएंट है। ये कैसे मैग्नेटिक ये लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे निकल रही हैं, इधर जा रही हैं, इस तरीके से निकल रही हैं, इधर जा रही हैं, इसी तरीके से यहाँ से निकल रही, गोल गोल लूप बना रही, ऊपर वाली साइड से ऐसे निकल रही है और इधर से नीचे वाली साइड में एंटर कर जा रही। ऐसे इस साइड बनाना है, इस तरीके से एरो, दो एरो बना दिए। इसे कंप्लीट नहीं करेंगे, ऐसे कंप्लीट नहीं, भाई इतना ही सही। यहाँ पर एक एरो बनाया, अब देखो ये एरो ऊपर की तरफ लगाया तो इस तरीके से एरो लगा दिया, एक और बना दो, बस। तो ये सर्कुलर लूप के केस में, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के केस में मैग्नेटिक फील्ड का स्केच डायग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैं रब कर देता हूं, नोट कर लिया, ठीक। अब क्या है, अब हम आते हैं अभी अपने टॉपिक पर कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो यहां पर हमने एक सर्कुलर लूप बना लिया, इसमें करंट जैसा मैंने अभी बताया इस तरीके से सर्कुलर लूप को रखा है, इसीलिए इस तरीके से रखा है, इसीलिए इस ओवल शेप बनाया है। एक्चुअली ओवल नहीं है, सर्कुलर है, लेकिन इसको दिखा रहा है कि ऐसे रखा है बोर्ड पर। तो एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो कर रहा है, तो ऊपर वाली साइड क्या बन जाएगी इसकी, नॉर्थ, और नीचे वाली क्या बन जाएगी, साउथ, ठीक। और इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई,
साउथ से नॉर्थ और फिर इधर बनाएंगे, अभी जैसा दिखाया था बना सकते हैं, अभी यहाँ नहीं बनाएंगे हम। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है? देखो, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जब कोई करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट जैसा बिहेव करती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें करंट दे रहे थे, उसकी एक साइड नॉर्थ बन गई, एक साइड साउथ बन गई। मैग्नेट में भी दो पोल होते हैं। तो ये करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक करेक्टर शो करने लगी, यानी कि एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बन गई, इसकी एक साइड नॉर्थ बन गई, एक साइड साउथ। तो उस मैग्नेटिक करेक्टर को मेजर करने के लिए एक टर्म है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। उस मैग्नेटिक करेक्टर को मेजर करने के लिए एक टर्म है ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कहने का मतलब ये है, अगर किसी करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा आती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जैसा बिहेव करेगी। अगर किसी करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम आती है तो वो एक वीक मैग्नेट जैसा बिहेव करेगी। अब बात आती है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला बहुत आसान सा और छोटा सा है। देखो, ये हमारी करंट कैरिंग लूप ले लिया, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और इस लूप का एरिया, लूप का एरिया का मतलब ये हो गया, ऐसा ये करंट कैरिंग लूप है, इसके अंदर के एरिया की बात करें, इस पार्ट के एरिया। तो आपको पता है सर्कुलर लूप है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसके पार्ट की बात कर रहे हैं एरिया, ठीक है। तो ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसको तो हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यानी कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ये सर्कुलर लूप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, यानी कि ज़्यादा मैग्नेटिक करेक्टर दिखाएगी। कम होगा करंट तो कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब क्या हो रहा है, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया का मैंने बता दिया, इस पार्ट के एरिया की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये सर्कुलर लूप दिखाया, इस पार्ट के एरिया की बात कर रहे हैं, अंदर के एरिया, सर्कुलर लूप के अंदर। तो अंदर एरिया जो होगा, अगर उसका फॉर्मूला लगाएं कितना आ जाएगा, सर्कुलर पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर इस पार्ट की बात करें, इस एरिया की बात करें, ये एरिया, तो जितना ये सर्कुलर लूप का एरिया ज्यादा होगा, ये एरिया ज्यादा होगा, उतना ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि उतना ही ये मैग्नेटिक करेक्टर ये सर्कुलर लूप ज्यादा शो करेगी, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। अब इन दोनों कर दिया कंबाइन, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया, आई ए कर दिया, आई ए, ठीक है, आई ए। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आपको पता है भाई कांस्टेंट लगाते हैं, तो इक्वल्स टू का साइन लगाया हमने और एक कांस्टेंट लगा दिया के और आई ए, ठीक है। वेयर k इक्वल्स टू 1, यहाँ k की वैल्यू 1 होती तो फॉर्मूला क्या होगा, m इक्वल्स टू आई ए हो गया, समझे। m का फॉर्मूला तो याद ही रहेगा, m इक्वल्स टू आई ए, हाँ जाइए मत, आई ए। तो m क्या हो गया हमारा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, I करंट और A एरिया। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो देखो I तो हमारा करंट है तो इसकी तो एम्पियर हो गई, और A जो है वो एरिया है, तो जब ये A एरिया है तो इसकी क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ लूप, तो उसकी यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रखना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर, ये भाई वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात आती है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा, तो फिर इसमें डायरेक्शन देखना है।
अब हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म कैपिटल एम, एरो लगा दिया, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को। करंट तो स्केलर है, इसको तो वेक्टर में कर नहीं सकते, ठीक है। एरिया, अब एरिया को देखो, वैसे तो एरिया भी स्केलर है, लेकिन एरिया को आपने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर पढ़ा गॉस थ्योरम वाला, वहां एरिया को वेक्टर ले लिया था। तो एरिया को वेक्टर लिया तो एरिया वेक्टर, तो ए और इस पर वेक्टर का साइन। अब बात आती है एम का डायरेक्शन क्या होगा, तो जो राइट हैंड साइड ए का डायरेक्शन होगा वही एम का डायरेक्शन होगा। अब ए का डायरेक्शन क्या होगा, एरिया वेक्टर का। तो देखो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालने का तरीका, ये सर्कुलर लूप है, इसमें ऐसा करंट जा रहा है, तो राइट हैंड रूल से हम इस ए का डायरेक्शन पता करेंगे। अब इसमें इस तरीके से करंट जा रहा है, तो राइट हैंड को हम यूज करके जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे, ऐसे बेंड करेंगे। अब अपने ऐसे बेंड करा, देखो करंट ऐसे जा रहा है, आपको दिख रहा होगा करंट ऐसे, तो थंब का डायरेक्शन किधर आ गया, इधर। थंब का डायरेक्शन किधर आ गया, इधर। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसमें फिंगर को कर्ल कर रहे हैं, तो थंब का डायरेक्शन इधर आ गया। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, थंब का डायरेक्शन ऊपर, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ आ जाएगा, अपवर्ड। एम का डायरेक्शन किधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन। इस डायग्राम में अगर एम का डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन हो गया, ये किसका डायरेक्शन हो गया, ये इस एम का, क्योंकि एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या हो रहा है, ऊपर ही हो रहा है। बात समझ में आया। अब देखो करंट कैसा फ्लो कर रहा है, राइट हैंड रूल लगाना है, करंट हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड रूल लगा दिया, थंब का डायरेक्शन ऊपर आ गया। अगर करंट ऐसा फ्लो कर रहा होता तो राइट हैंड रूल लगाते और थंब का डायरेक्शन नीचे आया था, तब इस एम का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाता। इतना क्लियर हुआ, ठीक। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। उसका डायरेक्शन भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक, नोट कर लो। अच्छा, इसमें एक चीज बच्चों और समझ लें कि ये हमने जो सर्कुलर लूप लिया है इसमें सिर्फ एक टर्न है, यानी कि सिंगल टर्न, एक ही वायर है, सिंगल वायर। अगर इसमें बहुत सारे वायर्स होते, मतलब बहुत सारी टर्न्स होती हैं, जैसे 1 2 3 4 करके से, तब क्या होता, तब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता। तो इसमें समझ लें, इफ द कॉइल हैविंग, सर्कुलर कॉइल की बात कर रहे हैं, सर्कुलर लूप हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स, एक से ज्यादा टर्न्स है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होगा m इक्वल्स टू, बस आपको कुछ नहीं करना है, n लगा देना है, NI, ये हो गया। एक से ज्यादा टर्न है तो क्या करना है, n से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे आपको ये एक चीज और पता चला होगा कि इस केस में अगर हम इससे कंपेयर करें तो m की वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी कि अगर एक सिंगल टर्न है तो वो सर्कुलर लूप में I करंट फ्लो कर रहा है, तो वो जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर एक से ज्यादा टर्न होंगी तब वो कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा है। जितना m की वैल्यू ज्यादा उतना ही मैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा है, यानी कि वो सर्कुलर लूप उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। और जितना m की वैल्यू कम उतना ही मैग्नेटिक कैरेक्टर कम, उतना ही वो सर्कुलर लूप वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ठीक, ओके बच्चों, अब अगला टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर लूप को लिया और उसमें करंट दिया और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। देखो आपको पता है जब किसी चीज पर टॉर्क लगता है तो उसमें क्या होता है, 11th में आपने पढ़ा, उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि वो चीज रोटेट कर जाती है, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लगेगा तो उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो हमारी कॉइल जिसमें करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो जब हमने देखा कि हमारी कॉइल
को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसमें करंट दिया, तो करंट की प्रेजेंस की वजह से उस पर टॉर्क लगने लगा। यानी कि अगर रेक्टेंगुलर कॉइल को हम ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तब उस पर टॉर्क नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब हम उस रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट देंगे और वो हमारी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। करंट देते ही उस पर टॉर्क लग जाएगा। अब बात आती है टॉर्क लग जाएगा, क्यों लगेगा उसको समझना है। पहली चीज़ तो ये समझें आप, ये जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो अभी आगे आएगा उसका बेसिक है, और ये भी आप बोल सकते हैं ये उसका प्रिंसिपल भी है, क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल ये है कि जब कोई करंट कैरिंग लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। अब वही पढ़ रहे हैं। इससे जो एक्सप्रेशन आएगा टॉर्क का वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में यूज भी करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप समझना, जब उसके बाद मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करवाऊंगा, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बहुत मज़ा आएगा आपको वो टॉपिक पढ़ने में, क्योंकि मैं पहले बता दूं, क्योंकि मैं उसमें आपको डायग्राम तो बनाऊंगा, साथ में प्रैक्टिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर खोल के उसकी ऑपरेशन करके उसकी सर्जरी करके भी दिखाऊंगा। उसको खोलेंगे क्योंकि जब उसको प्रैक्टिकली आप लोग देख लोगे ना किस तरीके से होता है, कैसे उसमें कॉइल लगी होती है रेक्टेंगुलर, कैसे स्पाइरल शेप का स्प्रिंग लगा होता है, कैसे सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, अब वहाँ डायग्राम भी सामने रखा होगा, वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी एक्चुअल में उसको पूरा खोल देंगे, तो वो भी होगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये भी टॉपिक समझना। इसमें क्या है, इस टॉपिक में मैं आपको बता दूं बच्चों, कोई डेरिवेशन कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन 3D कंडीशन है तो समझने में दिक्कत होती है, तो आप इसे ध्यान समझना, बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर क्या है, हमारी ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे इस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, लेकिन जब हम इसमें करंट देंगे तब इस पर टॉर्क लगेगा। अब बात आती है इस पर टॉर्क लग क्यों रहा है। देखो, आपने एक चीज पढ़ा कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, करंट कैरिंग कंडक्टर को। अगर हम सिंपल किसी कॉपर, एल्युमिनियम इस टाइप के किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तब तो उस पर फोर्स नहीं लगता। तो वही होता है कि जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, हमने इसमें करंट दिया और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो करंट की प्रेजेंस की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस, यानी कि करंट कैरिंग वायर किस में रख दिया एक तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर लगाती फोर्स, और उस फोर्स की वजह से ये कॉइल रोटेट कर जाती है, अब इसमें कई चीज देखना है, जैसे मैंने बता चुका, डायग्राम तो बहुत आसान सा डायग्राम है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टिपिकल, और डेरिवेशन भी बहुत छोटा सा है। देखो, PQRS ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैंने क्या करा सर, एक ही लाइन बनाया, तो ज़्यादा नहीं बनाया, ज़्यादा में क्या हो जाएगा, फिर वो बहुत टिपिकल लगने लगेगा। बस समझ आ रही, बहुत सारी लाइन बना दी है ऐसे। आप ही समझो, ये लेफ्ट टू राइट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप ये ध्यान रखना, पूरा लेक्चर चलेगा, लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ बढ़ रही, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा, या यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, नहीं। लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे जितनी उतनी इधर, उतनी इधर, तो सीधा ऐसे लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने इसमें रखा इस रेक्टेंगुलर कॉइल को, तो देखो मेरे पास ये रेक्टेंगुलर कॉइल भी है, मैं इसके अकॉर्डिंग इसमें मार्किंग कर देता हूँ, S, R और P और ये Q। ठीक, अब आप ये देखें, मेरे पास ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। इसे रेक्टेंगुलर कॉइल समझ लो इसी तरीके की होगी, एक टर्न भी हो सकती है और एक से ज़्यादा टर्न भी हो सकती है, वो मैटर नहीं कर, वो एक टर्न हो तो ज़्यादा हो तो बस इतना ही डिफरेंस रहेगा। ज़्यादा टर्न होगी तो n आ जाएगा, एक टर्न होगी तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई, और इसमें करंट भी आपको जो दिख रहा होगा, मैंने बना रखा है इस तरीके से। इस आर में S से P की तरफ जा रहा है ये करंट, एरो नीचे की तरफ दिख रहा है I, इधर जा रहा करंट ऐसे, यानी कि इस तरीके से अगर इस साइड से देखें तो हमें एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें फ्लो करता हुआ दिख रहा है। और ये S, ये देखो S है, ये R है,
ये Q है और ये P और ये P, ठीक है, मैच हो गया। अब इधर देखो, अब हम लगाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे प्रेजेंट है यूनिफॉर्म, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में मैंने क्या बताया था, FBI। थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड ही लेना, अपना राइट हैंड मत ले लेना। फिर कई बार बताते भी हैं फिर बच्चे अपने राइट हैंड, तो कहते सर मैच ही नहीं हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो थंब हमारा फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और ये हमारा सेंटर फिंगर करंट को, ठीक। अब देखो हमने कैसे करना है, मैग्नेटिक फील्ड 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये देखो सेंट्रल फिंगर दिस वन, करंट नीचे जा रहा है, इस आर्म की बात कर रहा हूं, और थंब का डायरेक्शन कहां आ गया, आपकी तरफ आ गया। यानी कि इस आर्म पर SP पर जो फोर्स लगेगा वो आपकी तरफ लगेगा, बात समझ में आया, आपकी तरफ, इस तरीके से। तो जब इस तरीके से लगेगा तो हम इस पे बना देते तो थोड़ा आसान लगेगा हमें। अब ये बाहर की तरफ ऐसा फोर्स लग रहा है ना, तो इसको हम बना दे रहे ऐसा F। अब ये बाहर की तरफ लग रहा है, लेकिन अब क्योंकि ऐसा तो लाइन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, बनेगा नहीं लाइन। तो इस लाइन को हमने, इस लाइन को, जैसे ये पेन है, इसको ऐसा दिखाना चाहिए था फोर्स, तो इसको ऐसा दिखा दिया। तो ये इस तरीके से, जैसे मैंने अभी बताया, बाहर की तरफ लग रहा है। अब क्या करते हैं, अब दूसरी साइड पर आते हैं, इस आर्म पर। अब देखो इस आर्म पे क्या है, इसमें तो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, अब लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। ये क्या है, B मैग्नेटिक फील्ड, मैं अभी उंगली पर भी लिख देता हूं, F एंड B, और ये मेरा सेंट्रल फिंगर दैट इज I, ठीक। अब मैंने क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड तो देखो, ये मेरा जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, मैंने बताया, इसको तो याद रखना है यार, यही है मैग्नेटिक फील्ड बताने का। अब सेंट्रल फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। तो थंब किधर आ गया, ये थंब देखो, थंब किधर आ गया, इस साइड, थंब इस साइड आ गया। मैग्नेटिक फील्ड और करंट नीचे से ऊपर जा रहा और फोर्स इधर लग रहा, इस तरीके की कंडीशन। अब देखो इस आर्म पर ध्यान भी रखना है, देखो इस आर्म पर मैंने बताया आपकी तरफ फोर्स लग रहा है, इस आर्म पर मेरी तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये कॉइल ऐसे थोड़ी रहेगी, तो कॉइल रोटेट कर जाएगी। क्यों, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, और एक फोर्स आपकी तरफ लग रहा है, फोर्स, तो ये दोनों फोर्स में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, टॉर्क, यानी इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। बात समझ में, तो इसको भी बना लेते हैं, इस आर्म पर जो फोर्स लग रहा है उसको भी बना लेते हैं। तो इसका डायरेक्शन क्या, अब अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ है, तो इसको ऐसे बनाए, ये हमारा ये करंट का डायरेक्शन हो गया, और ये हमने बना दिया फोर्स का, ठीक है। दोनों, जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, इसलिए मैंने F लिख दिया है, 1 2 नहीं किया। इतना क्लियर हो गया। इस आर्म पर आपकी तरफ फोर्स लग रहा है, इस आर्म पर मेरी तरफ फोर्स लग रहा है, इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और समझना, अब बात आती है कि भाई जब ये ऐसे रखा होगा, मतलब एक बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल आप लास्ट तक देखना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाली जो आर्म है हमारी ऊपर SR, इसमें करंट कहाँ जा रहा है, इधर, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो पहले क्या बताया था कि अब आप ये देखो कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल रख दिया तो उस पर फोर्स नहीं लगता। अब आप सोचोगे पैरेलल और एंटी पैरेलल का मतलब कैसे, अभी यहां पर करंट इधर जा रहा है, इस आर्म की बात कर रहे हैं SR, करंट इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो B का डायरेक्शन ये हो गया और करंट का डायरेक्शन ये हो गया। तो दोनों के बीच में अगर एंगल की बात कर रहे हैं तो कितना एंगल बना, 180। तो इस कंडीशन हम क्या बोलेंगे कि ये करंट कैरिंग वायर कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटी पैरेलल,
ठीक है, करंट को वेक्टर नहीं लेते, लेकिन मैंने क्या बताया था, एल को वेक्टर लेते हैं, आपने ये देखा होगा। F इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला था, और जब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा तो क्या लिखा, एफ आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, ये हो गया। व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी। अब एल का डायरेक्शन कैसे लेते हैं भाई, एल का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो इसका क्योंकि अब ये वेक्टर लिया है, लेंथ है, इसको हमने वेक्टर ले लिया तो कोई डायरेक्शन होगा, तो इस एल का डायरेक्शन हम करंट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं। जो डायरेक्शन करंट का होगा वही एल का ले लेते हैं। करंट हमारी स्केलर है, लेकिन एल का जो डायरेक्शन लेने का तरीका बताया उनका, जो डायरेक्शन करंट है वो एल का डायरेक्शन ले लो। तो अब क्या होगा, करंट इधर जा रहा है, यानी कि एल का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180। तो साइन 180 वाली कितनी थी, 0। तो यानी कि सिंपल चीज है, ये तो पहले ही बताया कि ये कंडक्टर को अगर हमने करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा हो या राइट टू लेफ्ट, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दो पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इस केस में इस आर्म पर और इस आर्म पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये आर्म और ये आर्म मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है। यानी कि आप, मैंने बता दिया, इसमें तो बता दिया, अब इसमें देख लो। इसमें इस आर्म की अगर बात कर रहे हैं पी एस, अब करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, तो एल का डायरेक्शन भी ऐसे ही लेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है। तो एल और बी के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इस आर्म पे भी फोर्स नहीं लग रहा है, इस आर्म पे भी नहीं लग रहा, सिर्फ किस पे लग रहा है, इस पर और इस पर। इतना क्लियर हुआ। लेकिन क्या होता है, जब इस पे टॉर्क लगा तब तो ये ऐसे रोटेट कर गई, तब तो ये रोटेट कर गई। अब तो ये वाली टॉप आर्म समझना, ये समझना, अब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये 4 पीस से मिलके बनी हुई। कौन कौन से पीस, एस पी, एक पीस ये हो गया, एक पीस ये हो गया, एक पीस ये हो गया, एक पीस ये हो गया। बात समझ में आ रहा है, यानी कि एक ये आर्म, एक ये आर्म, एक ये आर्म, एक ये आर्म, 4 आर्म होंगे इसकी, चारों की कॉम्बिनेशन तो बनी है। अब आप सोचो कि भाई ये ऐसे था, तो चलो समझ में आ गया कि ये कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल रखा हुआ है, इस पे नहीं लगा। लेकिन जब ये रोटेट करके तब तो पैरेलल रहा नहीं, अब तो लगेगा। तो इसके लिए एक और चीज समझ, इसमें ध्यान देना, करंट का डायरेक्शन इधर आ रहा है आर से एस की तरफ, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया इस तरीके से। अब करंट किधर जा रहा है, इधर। बात समझना, देखो ध्यान से, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो करंट का डायरेक्शन इधर ही रहेगा इसके अकॉर्डिंग। अब करंट का डायरेक्शन ऐसा है, अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट। अब करंट का डायरेक्शन इधर, तो ध्यान देना एफ बी आई। अब अगर मान लो ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे ना होकर ऐसे हो जाए, यानी इस पर टॉर्क लगा, ये ऐसे होगी, जब इस पोजीशन पर होगी ऐसे होगी, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, करंट इसमें इधर इधर जा रहा है। करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, आर से एस। तो आप ऐसे देखो, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई, और थंब का डायरेक्शन ऊपर, यानी कि इस पोजीशन में इस आर्म पर जो फोर्स लग रहा होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। कहने का मतलब है ये कॉइल जैसे ही ऐसे इस पोजीशन से ऐसे होगी, रोटेट करेगी, थोड़ा सा रोटेट करेगी, इस वाली आर्म पर, टॉप आर्म पर फोर्स ऊपर लगने लगेगा। बात समझ में आ रही, ऐसे हो, इस तरीके से हो, इस तरीके से हो, इस तरीके से, बस जैसे ही बिल्कुल पैरेलल ये मैग्नेटिक फील्ड में भी जैसे ही कुछ एंगल बनाएगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके 10 डिग्री 20 30 ऐसे करके 90 हो जाएगी। हर 0 के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री से क्या होगा, बस पर इस आर्म पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा जैसे ये रोटेट करेगी, लेकिन वो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। अब बात आ रही है नीचे बॉटम वाले पर, तो बॉटम वाले पे देखो करंट किधर जा रहा है, बॉटम वाले पे करंट इधर जा रहा है। ऐसे कर दिया, यानी कि इस पर करंट इधर जा रहा है। तो हमने क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड रूल लगाना, तो लेफ्ट हैंड रूल है। अब करंट कहाँ जा रहा है, देखो मैं इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, करंट हमारा इधर जा रहा है। अब आप देखें करंट का डायरेक्शन जो हो गया, करंट इस तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रखना है, मैग्नेटिक फील्ड तो मैं इधर ही रखूंगा। ये मेरा फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप सिर्फ इसको देखो, 4 फिंगर करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैंने इसके पैरेलल कर लिया, इधर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे है और करंट इधर जा रहा है। अब इस वाली आर्म पे फोर्स किधर लग रहा है, इस वाली आर्म पे फोर्स लग रहा है नीचे,
लेफ्ट हैंड देखो, मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा 4 फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेंट्रल फिंगर, ये करंट को, करंट इधर है, तो थंब का डायरेक्शन कहाँ गया, ये नीचे की तरफ। तो कहने का मतलब ये, जब ये कॉइल ऐसे होगी, इस आर्म पर कोई फोर्स नहीं लगा, जैसे ही थोड़ा सा रोटेट हुई, इस पर ही फोर्स लगा, इस पर भी, लेकिन इस आर्म पर फोर्स लगा ऊपर की तरफ और इस आर्म पे लगा नीचे की तरफ, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस कॉइल पर इस आर्म पर जो फोर्स लग रहा है, इस आर्म पे जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इस कॉइल को रोटेट कराएगा। अब कई बार बच्चों को लगता है कि ऐसा क्या हो गया भाई, इस आर्म पे फोर्स लगा इधर, इस आर्म पे लगा इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये रोटेट कर गई। लेकिन जब ये टॉप आर्म पर और बॉटम वाली आर्म पे फोर्स लगा तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में था, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। देखो आप एक चीज समझना, ये इस आर्म पे जो फोर्स लग रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, यानी इसकी लाइन ये है, और इस आर्म पे जो फोर्स लग रहा है उसकी लाइन इस तरफ है, मेरी तरफ। तो क्या इन दोनों फोर्सेस की लाइन सेम है? नहीं, इसकी लाइन ये है, इसकी लाइन ये है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में कोई डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं मान लिया हमने इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट इसको बोल रहा हूं, यहां फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, समझना, इस पॉइंट पे लग रहा होगा फोर्स ऊपर की तरफ, तो इधर पे लग रहा होगा नीचे की तरफ, इस पॉइंट पे लग रहा होगा ऊपर की तरफ, इधर लग रहा होगा नीचे, इधर ऊपर इधर नीचे, इधर ऊपर इधर नीचे, इस तरीके से। तो यहां से यहां तक मान लिया इनफाइनाइट एरो बनाए सब ऊपर की तरफ, और यहां से यहां सारे इनफाइनाइट एरो नीचे की तरफ, तो क्या वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? पर यहां ऐसा नहीं हो रहा है, यहां ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन इन दोनों फोर्सेस की लाइन एक नहीं है, इसकी लाइन ये है और इसकी लाइन यहां पर है, और इन दोनों लाइन के बीच में कुछ डिस्टेंस है, पर यहां पर नहीं, इस वाले फोर्स की लाइन ऊपर की तरफ, इसकी नीचे की तरफ। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो ये दोनों मिल जाएंगे, यानी एक ही लाइन पर आ रहे हैं, बस डिफरेंस क्या है, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ। ऐसे यहां पर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, यहां नीचे की तरफ, अगर मैं इनको मिलाऊं तो ये दोनों मिल जाएंगे, एक ही लाइन पर आ रहे हैं। पर ये जो फोर्स यहां लग रहा है और ये यहां लग रहा है, इनकी लाइन एक नहीं है, आप इनको नहीं मिला सकते, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे मिला रहा है, कैसे मिला दोगे, मेरी तरफ आ रहा है, बात समझा? तो इस तरीके से क्या होता है, इस कॉइल पर जब टॉर्क लगता है तो ये कॉइल रोटेट कर जाती है। अब हम क्या करते हैं, हमें डेरिवेशन करना है, तो उसके लिए हम एक डायग्राम और बनाऊंगा, मैं बना हुआ होगा, जब आप देखोगे बुक्स, आप लोग भी पढ़ोगे तो वहां पर भी वो डबल डायग्राम बना होता है, उसको आप समझ लो तो आपको बड़ा आसानी समझ में आएगा। ये आर्म बनाऊंगा ऊपर वाली, ये मैंने आर्म बना दिया, ये हमारा हो गया एस और ये आर, एस आर। अब एक चीज समझना, इस पूरी आर्म पर जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, ये मैंने बताया था अभी, अंदर की तरफ लग रहा है, और इस वाली पूरी आर्म पर बाहर की तरफ लग रहा है। देखो पहले मैं इसके अकॉर्डिंग बताता जाता हूं, आपको समझ में आएगा। देखो इस आर्म पर अगर बात कर रहे हैं तो इस तरीके से फोर्स इस पॉइंट पर ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, हर पॉइंट से ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है, मतलब टॉप से लेकर बॉटम तक हर पॉइंट पर ऐसा फोर्स बाहर की तरफ। अब बात आ रही इस पॉइंट पर, अगर हम बात करें, इस आर्म की बात कर रहे हैं, तो जब हमें इस आर्म के इस पॉइंट की बात करना है तो हमें क्या लिखना होगा, एस, तो वो मैंने लिख दिया एस। अब एक तो पॉइंट ये ले लिया मैंने, ये इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, और दूसरा पॉइंट कर रहे हैं, हम इस आर्म की बात कर रहे हैं, इस आर्म का ये वाला पॉइंट ले लिया। हम बात कर रहे हैं इस आर्म और इस आर्म की, तो इस आर्म का एस पॉइंट ले लिया और इस वाली आर्म का ये पॉइंट, ये हमारा क्या, आर पॉइंट। जब हमने ये एस और आर पॉइंट लिया, एस और आर, तो सबको ये लगता है इस आर्म की बात चल रही है, इस आर्म की बात नहीं चल रही, यही तो बात है। हम तो इस आर्म की बात कर रहे हैं, इस आर्म का ये पॉइंट ले लिया हमने और इस वाली आर्म का ये पॉइंट लिया। जब ये दोनों पॉइंट ले लिए तो हमें ये डायग्राम बना रहे हैं तो हमें लगता है ये हमने साइड ले लिए इसकी, इस आर्म पे जो फोर्स लग रहा है वो तो पहले ही बता दिया, वो तो ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल कर देगा। अब इस पॉइंट पर जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है इस तरीके से, उसको हम इसमें कैसे दिखाएंगे, इसमें हम दिखाएंगे इस तरीके से, ये यानी इस फोर्स को हमने यहां नीचे की तरफ दिखा दिया एफ, और
इस पॉइंट पर जो फोर्स है इसे ऊपर की तरफ दिखा दिया, ये एफ। देखो इस पॉइंट पर जो फोर्स है वो अंदर की तरफ है, मेरी तरफ, ऐसे देखो। तो जो मेरी तरफ है उसको मैंने यहां पर ऊपर की तरफ दिखा दिया। अंदर की तरफ कैसे दिखाएंगे, बोर्ड में थोड़ी छेद करेंगे, बोर्ड तो खराब हो जाएगा। अब आप ये देखो, अब लगता है बच्चों को ये अगर यहां पर ये फोर्स नीचे की तरफ बनाया तो फिर यहां क्यों नहीं बनाया नीचे की तरफ। देखो अगर आप देखो इससे अगर एरो जस्ट बिल्कुल ऐसा बनाया नीचे की तरफ, अगर मैं इस पॉइंट पर इस एरो को इसी लाइन पर दिखा देता तो पता कैसे चलेगा, फिर पता चलेगा वही करंट वही फोर्स का डायरेक्शन, तो कंफ्यूजन होगा नहीं होगा। इसीलिए जब हमने इधर बनाया तो उसको थोड़ा ऐसा बनाया, और जब यही चीज को यहां बना दिया तो ये लाइन ऐसा बना दी। ठीक है, ये पॉइंट। अब क्या हो रहा है, अब इसको समझना है। देखो इसी पॉइंट यहां पर एक फोर्स ये एक फोर्स ये, इन दोनों फोर्स के बीच में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब आपको लग रहा होगा भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं रेड कलर से कर देता हूं, ये दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये जो फोर्स है इसको मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करा तो यहां पर ये आके मिल गया, कितना एंगल बना रहा है, यानी कि ये जो फोर्स है F, इसको मैंने पीछे बढ़ाया तो ये इस रेड कलर की लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है 90। तो इसका मतलब बोलेंगे ये लाइन इस फोर्स के साथ परपेंडिकुलर, और ये जो फोर्स है S पॉइंट पर हमने दिखाया है ये इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये भी 90। इसका मतलब ये जो लाइन है ये इसके साथ भी 90 बना रही है, इस फोर्स के साथ भी 90 बना रही है, यानी कि ये लाइन इन दोनों फोर्सेस के साथ 90 बना रही है, यानी कि इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ में आया। अब इसको पॉइंट ले रहे हो, अगर हम इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहे हैं, बात समझना, इन दोनों फोर्सेस के साथ ये लाइन 90 डिग्री बना रही है, इसलिए इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो हम इसको थीटा नहीं लेंगे, इसको थीटा इसलिए नहीं लेंगे, अगर हमने ये थीटा ले लिया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अब हम थीटा कौन सा लेंगे, अब हम थीटा लेंगे ये वाला, क्योंकि जब हम ये थीटा लेंगे तभी ये साइड इस राइट एंगल ट्राइंगल में SRO में ये साइड हमारी परपेंडिकुलर बने। समझ आ रहा है। हाँ, इसीलिए लगता था देखिए ये थीटा यार ले, अगर ये थीटा ले लिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे हम बता रहे हैं वो तो हमारा ये है। और ये आप देख लो भाई, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, आप बहुत सारे बच्चों को तो पता भी होगा, जिनको नहीं पता वो देखो, इसमें ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये तो 90 के सामने वाला तो फिक्स्ड है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं है। अगर आपने थीटा ले लिया ये, तो ये साइड आपकी बेस और ये परपेंडिकुलर हो गई। और इसी में क्या है, अगर ऐसा बना दिया तो देखो ये हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स है, लेकिन एंगल अगर आपने ये ले लिया थीटा तो परपेंडिकुलर होगी ये और बेस होगा ये। ठीक है, उसमें ये नहीं सोचना कि अरे ये थीटा ले लिया बोले ये तो बेस ही दिख रहा है, नहीं, फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसलिए हमने जब ये थीटा लिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, अब इस चीज को भी थोड़ा समझो, इस चीज को समझना है। देखो बताता हूं, अभी ये हमारी आर्म है SR, इसकी टॉप वाली की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात नहीं कर रहे, अभी जैसे बनाया उसकी बात कर रहे हैं। ये आर्म है, इस पॉइंट पे फोर्स कहां लग रहा है, आपकी तरफ, और इस पॉइंट पे फोर्स कहां लग रहा है, ये हमारा R है, मेरी तरफ, यानी S पर फोर्स लग रहा है आपकी तरफ और R पे फोर्स लग रहा है मेरी तरफ। तो इस आर्म की जगह पर मैंने ये ब्लैक कलर का पेन ले लिया, इसको समझना जरा, बिल्कुल आराम समझ में आएगा। और ब्लैक कलर का ये जो मैंने पेन ले लिया, ये इस आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, इस SR को। इधर पर फोर्स ऐसा लग रहा है और इस पॉइंट पर अंदर की तरफ, तो मैं इसको अब हटा दे रहा हूं। ये हमारी आर्म हो गई SR, इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है इस तरीके से और इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है ऐसा। S ये वाली साइड थी ना, S पे फोर्स लग रहा है आपकी तरफ और R पर फोर्स लग रहा है मेरी तरफ। अब आप देख सकते हो, देखो 90 डिग्री बनना है
यानी कि ये जो फोर्स है इसके साथ, इस आर्म के साथ अभी कितना बना रहा है 90, और ये वाला फोर्स भी कितना बना रहा है 90। इतना क्लियर हो गया? देखो अभी आप ऐसे देख सकते हो, ये 90 बन रहा है, इसको ऐसे देख लिया, ये आर्म है, ये एस है, ये आर है, एस पर आपकी तरफ फोर्स, आर पर मेरी तरफ। क्लियर? लेकिन क्या होता है जब इस पर ये फोर्स लगते हैं तो ये वाली आर्म सीधी तो रहती नहीं है। क्या होता है, ये देखो ये आपकी एस आर है, जब इस पर एक पर इधर फोर्स लगा, एक पर मेरी तरफ, तो ये तो ऐसे रोटेट हो गई। जब ये इस तरीके से रोटेट हुई, अभी तो ऐसे थी, अब रोटेट हो गई, यानी कि ये वाली आर्म जो है आपकी अभी तो बिल्कुल ऐसे थी, इस तरीके से हो गई। जब ये इस तरीके से हो गई तो अब थोड़ा समझना इसको, इस पोजीशन में क्या रहेगा, जब ये ऐसे हो जाएगी तो ये तो फोर्स ऐसे ही रहेगा, यानी कि इसका डायरेक्शन तो मेरी तरफ रहेगा और इस वाले फोर्स का डायरेक्शन आपकी तरफ रहेगा। एस पर जो लग रहा है वो आपकी तरफ और आर पर लग रहा है वो मेरी तरफ। लेकिन इस पोजीशन में अगर आप इसे देखें कि आप इस तरीके से, तो क्या आपको लग रहा है ये वाला पेन जो है अब इसके साथ 90 बना रहा है? नहीं बना रहा है। और ना ही ये पेन इसके साथ 90 बना रहा है, क्योंकि क्या हो गया, अब पहले ये ऐसे थी, लेकिन जब ये इस तरीके से रोटेट हो गई तब तो ये 90 डिग्री नहीं बना रही, क्योंकि रोटेट हो गई नहीं, पहले इस पोजीशन में थी, जब रोटेट हुई इस तरीके से हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इन दोनों फोर्सेज यानी इस फोर्स और इस वाले फोर्स के बीच परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना है। तो वो कहाँ से ड्रॉ करेंगे, वो ड्रॉ करेंगे हम यहाँ से, ऐसे। अब एक चीज़ समझना, देखो इस तरीके से जब ये बिल्कुल सीधी थी तब ऐसा फोर्स, यानी कि एक आपकी तरफ एक मेरी तरफ, मैं ऐसे इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको ये एंगल पता चले। इस तरीके से जब ये रोटेट हुई तो ये पोजीशन हो गई, ऐसे से ऐसे हो गई, तो हमने देखा ये वाला जो फोर्स है इसके साथ 90 नहीं बना रहा है, क्लियर दिख रहा है। तो हमने यहाँ से देखो इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये जो पेंसिल है ये अब इन दोनों फोर्सेस के साथ 90 बना रही है। आप देखो ये जो पेंसिल है इसके साथ 90 बना रही है, और इसके साथ भी अगर ये जो फोर्स लग रहा है इसके साथ भी देखो यहां पर ये 90 बन रहा है, नहीं बन रहा है? इतना क्लियर हुआ? तो इसी चीज को हमने कहां बनाया है, इसी चीज को हमने यहां बनाया। तो ये जो पेंसिल की जगह ये आ गया, ये 90 बना रहे इस तरीके से। तो हमने ये वाले फोर्स को पीछे बढ़ाया, इस वाले फोर्स को पीछे बढ़ाया, तो ये वाला जो फोर्स है इसको मैंने पीछे बढ़ा दिया, तो देखो क्या हो रहा है, दिख रहा है 90 आपको? ये इस पॉइंट पर आपको 90 दिखेगा, आप देख सकते हैं ये, ठीक है, ये 90 दिख रहा है। और इस पेन के साथ देखो, इस वाले पेन के साथ भी ये पेंसिल जो है वो 90 बना रही है। तो ये पोजीशन आ जाती है। अब क्या करना है हमें, जब इतना हो गया, अब ये जो रेक्टेंगल हमने बनाया इसकी इस साइड को हमने एल से रिप्रेजेंट कर दिया, ये लेंथ है, और ये छोटी साइड है इसको ब्रेथ, इसको बी ले लिया। तो ये एस से आर तक का जो डिस्टेंस है उसे हमने बी ले लिया। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो इसमें हम एस ओ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे इन ट्राइंगल एस आर ओ, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया हमने, और इसमें लिखा हमने साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा ले लिया, परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका एस ओ, तो साइन थीटा इक्वल्स टू एस ओ, ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया एस आर, तो एस आर की जगह लिख दिया हमने बी। तो एस ओ जो हो गया हमारा वो हो गया बी साइन थीटा, क्या हो गया बी साइन थीटा। ये हमारा एसओ क्या है, एसओ हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों फोर्सेस के बीच का। अब हमने क्या करा, टॉर्क का फॉर्मूला लगाया, तो टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब टाउ के प्लेस पे टाउ फोर्स। अब देखो, अब यहां पर पॉइंट क्या है, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स लगता है। तो अब देखो फिर यही पॉइंट आ रहा है, मैंने पहले बता दिया, इस पोजीशन की अगर बात करें तो
इस आर्म पर और इस आर्म पे तो फोर्स लग ही नहीं रहा, सिर्फ इस आर्म पर इस आर्म पे लग रहा। और अगर ये ऐसे भी हो जाती है तब भी इस आर्म पे जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ, इस आर्म पे लग रहा है नीचे की तरफ, तब भी वो फोर्स इस कॉइल में टर्निंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो हमें कौन सी आर्म लेनी है, हमें सिर्फ ये वाली आर्म की बात करेंगे, ये आर्म ये आर्म, इनकी बात करेंगे। इन्हीं पर फोर्स कितना लग रहा है उसको कैलकुलेट। तो ये आर्म या ये आर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, इसमें करंट है, तो इस पर फोर्स लगेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ड्राइव करवाया था, एफ की प्लेस पे क्या लिखेंगे, बी आई एल साइन थीटा। अब ध्यान समझना, साइन 90, देखो ये एफ की वैल्यू लिखी है मैंने सिर्फ, बी आई एल, आई इस रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जिसमें इसको रखा गया है, इस आर्म पर इस फोर्स लग रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी है एल, या इसकी बात कर लें एल, तो वो एल ले लिया, और साइन 90। अब साइन 90 कैसे हो गया, जब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा तो मैं अभी भी बताया था कि ये साइन थीटा होता है एल और बी के बीच का क्या एंगल है। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, F इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म में आई एल क्रॉस बी, ऐसी तो लिखेंगे। साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी। अब आप यहां देख लो, इस आर्म की बात कर रहे हैं तो करंट नीचे जा रहा है, इस आर्म में की बात कर रहे हैं करंट नीचे जा रहा है, तो एल का डायरेक्शन भी नीचे हो गया, एल का डायरेक्शन नीचे हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है। अब आप खुद देखो, एक का डायरेक्शन नीचे की तरफ, एक का डायरेक्शन नीचे की तरफ, यानी कि एल का डायरेक्शन नीचे की तरफ, इस आर्म के अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन नीचे है, तो एल का डायरेक्शन हम आई के अकॉर्डिंग तो लेते हैं नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है, कितना बनना, 90 बनना, नहीं बनना। अगर आप इस आर्म के अकॉर्डिंग लोगे तो इस आर्म में करंट ऊपर जा रहा है, तो एल का डायरेक्शन इसके लिए ऊपर हो गया, तो इसमें ऊपर हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, कितना एंगल बनना है, 90 बनना है, तो एल और बी के बीच में 90 बने। अगर कॉइल रोटेट भी करेगी तब भी 90 ही बनेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इस रेक्टेंगुलर कॉइल की बात कर रहे हैं, इस आर्म में नीचे करंट फ्लो कर रहा है, तो चाहे ये ऐसे कर जाए या ऐसे रहे, ऐसे करके करंट तो नीचे ही जाता रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रहेगी। आप बिल्कुल ऐसे कर दो, अभी करंट कहाँ जा रहा है, नीचे इस आर्म में, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है, 90। इस आर्म की बात कर लो, करंट ऊपर जा रहा है तो एल का डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90। तो ये तो हमारा हो गया साइन 90। अभी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेल जो लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी जगह मैं लिख दूंगा इनटू एसओ। अभी एसओ लिख दो। अब क्या हुआ, टाउ इक्वल्स टू बी आई एल। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी है, साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। अब इनटू एसओ, तो टाउ इक्वल्स टू बी आई एल। अब एसओ की वैल्यू यहां से रख दो, बी साइन थीटा। देखो अब कई बार बच्चों को लगता है भाई ये अगर थीटा यहां था, ये 90 होगा तो ये 90 क्यों नहीं हुआ। तो देखो एक चीज कंडीशन समझना है ना, ये जो 90 की बात कर रहे हैं, ये एंगल अभी किस में बताया, ये एल और बी के बीच में। कॉइल कोई भी पोजीशन में हो, इस एल और बी के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। पर ये जो इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये जो एंगल है थीटा, ये कौन सा एंगल है, ये एल और बी के बीच का एंगल नहीं है, ये तो ये पोजीशन है कि जैसे अभी हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे रखी हुई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, अब ये थोड़ा सा 10 डिग्री रोटेट कर गई, तो ऐसे हुआ ना इतना, तो हमने कहा 10 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड और इस कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड और ये कॉइल, ये कितना है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ अभी ये जो कॉइल है अभी इस तरीके से रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, अभी ये कॉइल हमारे ऐसे रोटेट कर गई, तो मान लो 10 डिग्री रोटेट कर गया, तो वो थीटा डिग्री, वो थीटा एंगल। ऐसे और कर गया 20, 30, 40, 50, ऐसे करेंगे तो 90। बात समझ आए। अब हमने माना हमारी कॉइल ऐसे थी, ऐसे हो गई, तो यहाँ तो कुछ एंगल बना रही होगी अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये मान लो 30 डिग्री बना रही, तो यहाँ 30 पुट करेंगे। पर ये जो एल और बी है, इसके बीच में तो एंगल 90 ही रहेगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया।
अब क्या करना है, टाउ इक्वल्स टू बी अप आई, लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या लिख सकते हो, एरिया, एरिया, और ये साइन थीटा। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट, उसमें I इंटू ए ये किसके बराबर था, m के बराबर, I इंटू ए एम के बराबर। अभी लिखवाया m जो था वो किसके बराबर था, IA, याद आया, IA। ये एक्सप्रेशन हो गया। अब m हमारा वेक्टर है, b भी वेक्टर है। अगर हम इसी फॉर्मूले को वेक्टर में लिखेंगे तब क्या होगा, इसको मैं लिखता इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में टाउ पर वेक्टर का साइन लगा दिया, एरो लगा दिया, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। m पहले लिखेंगे, वेक्टर का साइन लगाएंगे और फिर क्रॉस लगाएंगे और फिर b लिखेंगे। अब देखो इस तरीके से लिखेंगे। पहली चीज समझना, क्रॉस ही क्यों लगाया, क्रॉस हटता है तो साइन लगता है और डॉट हटता है तो कॉस लगता है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। क्रॉस हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, साइन, तो इसलिए यहाँ क्रॉस लगाया। अब m को हमने पहले लिखा, b को बाद में, जबकि यहाँ तो b पहले था। तो मैंने क्या तरीका बताया था, जिसका डायरेक्शन फिक्स्ड होता है उसको बाद में लिखते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा है, उसका डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रहा है, तो b का डायरेक्शन फिक्स्ड है। और m की जब बात कर रहे हैं, m क्या है, अब m का डायरेक्शन मैंने बताया कैसे निकालेंगे। ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये m का डायरेक्शन आ गया। राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो, ये m का डायरेक्शन। अब कॉइल ऐसे होगी तो m का डायरेक्शन इधर होगा, कॉइल ऐसे हो जाएगी तो m का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो m का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बात समझ में आ रहा है, m का डायरेक्शन चेंज, तो हम क्या लिखेंगे, m क्रॉस b, m क्रॉस b। अब ये ध्यान रखना है, ये जो टाउ है, टाउ, ये m और b के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। टाउ का डायरेक्शन क्या रहेगा, m और b के परपेंडिकुलर। इतना समझ आया। अब यहां पर ये देखना है कि ये तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अगर इसी रेक्टेंगुलर कॉइल की हम बात करें और उसमें एक से ज्यादा टर्न है, तब क्या होगा, इफ द कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, इफ द कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न, n नंबर ऑफ टर्न्स है अगर कॉइल में, तो इस एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा, बस सिंपल n से मल्टीप्लाई कर देना। हमारा टाउ इक्वल टू n बी एम साइन थीटा, ये हो गया। और इसकी अगर बात करें तो टाउ इक्वल टू n m क्रॉस b, ये हो जाएगा। बात है समझ में, इतना क्लियर हो गया। तो ये कॉइल में अगर एक से ज्यादा टर्न्स हैं तब हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे इस एक्सप्रेशन जो हमने ड्राइव किया। अब ये क्या है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें n से तो मल्टीप्लाई करा, अगर एक टर्न है तो n की जगह 1 पुट कर दो तो फिर ये आ जाएगा। तो ये एक टर्न के लिए, यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल हमने बनाया, इसमें सिर्फ एक वायर है, सिंगल वायर। अब जो 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे बना देंगे तो n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, तब n से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना क्लियर हो गया, तो इसे नोट कर लें बच्चों। लास्ट पॉइंट और समझ लें, हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो आया टाउ इक्वल्स टू बी एम साइन थीटा। साइन थीटा बी मैग्नेटिक फील्ड और एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है, इन दोनों के बीच का ये एंगल है। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी, क्रॉस हटाएंगे साइन लगाएंगे तो साइन थीटा जो हो गया m और b के बीच का एंगल। अब m का डायरेक्शन कैसे लेंगे उसको देखना है। ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई S P Q R। अभी अगर ये इस पोजीशन में है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है
तो एम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? राइट हैंड रूल लगाएंगे, करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, उस डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर्ल करेंगे, थंब का डायरेक्शन आ गया, थंब का डायरेक्शन बता रहा है एम का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। इस पोजीशन में अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एम का डायरेक्शन इधर आ जाएगा राइट हैंड रूल से। फिंगर्स को मैं करंट के डायरेक्शन में कर्ल कर रहा हूं और थंब एम का डायरेक्शन बता रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 90। एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर, ये तो सिंपल है। अब क्या होता है, जब इस कॉइल पे टॉर्क लगता है तो कॉइल रोटेट करती है। तो ये कॉइल जब रोटेट करती है तो देखो बी का डायरेक्शन तो फिक्स्ड है, लेकिन किसका डायरेक्शन चेंज होगा? इसका, एम का। अभी एम का डायरेक्शन कैसा है? ये एम का डायरेक्शन हो गया। अब कॉइल पर टॉर्क लगा, रोटेट कर गई। अगर ये कॉइल ऐसे हो जाए तो अब बी का और एम का डायरेक्शन सेम हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। बात समझ में आया? तो अब आप ये देख सकते हो कि यहां पर कि अगर एम, ये एम का डायरेक्शन हो गया और बी का भी डायरेक्शन यही है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो कॉइल पर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, कॉइल पर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री की 0। तो फाइनली क्या हो जाएगा? 0। और अगर ये पोजीशन होगी, ऐसे रखा है कॉइल, तो एम का डायरेक्शन इधर हो गया और बी का तो फिक्स्ड है ही, लेफ्ट टू राइट, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90। तो टॉर्क टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो एम बी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? टाउ मैक्सिमम। ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है और वो उस पर टॉर्क लगता है, जब वो ट्विस्ट करती है तो हम एंगल किसके साथ देखते हैं? एम, यानी कि ये एम, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में देखते हैं कितना एंगल बन रहा है। समझ में आया? जब कॉइल रोटेट करेगी तो एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कॉइल के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, उसको देखते हैं कि कॉइल कितना रोटेट कर गई, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। इतना क्लियर हो गया बच्चों? अब ये तो आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझ लिया कि जब एम और बी के बीच में एंगल 0 हो जाएगा तो उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। अब आप प्रैक्टिकली समझ लें कि क्यों नहीं लगेगा। देखो, मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल आपको दिखाया और मैंने ये बता दिया इस आर्म पर जब ये ऐसे रखी होती तो फोर्स लगता ही नहीं है, ना ही इस आर्म पर, लेकिन जैसे ये रोटेट करती है इस आर्म पर फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, इस आर्म पे लगता है नीचे की तरफ, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल इस पोजीशन में आ जाती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो इधर फिक्स्ड है, आप इसमें देख रहे हो डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा करंट का, इस तरीके से जा रहा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो आप इधर देखो, इस आर्म में करंट नीचे जा रहा है। जब ये कॉइल इस पोजीशन में होती है तो मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, सेंट्रल फिंगर करंट का डायरेक्शन और थंब फोर्स का, यानी इस पोजीशन में इस आर्म पे फोर्स लगेगा इस तरफ। और अगर इस आर्म की बात करें, इस वाली आर्म, इसमें करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया और सेंटर फिंगर करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ये देखो, मैंने सेंटर फिंगर को पहले ही करंट के डायरेक्शन में कर दिया। ये पोजीशन सेंटर फिंगर करंट का डायरेक्शन बता रहा है, ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और थंब का डायरेक्शन इधर आ गया, यानी इस आर्म पर इधर फोर्स लगेगा। जब ये पोजीशन होगी तो कॉइल की इस आर्म पर इधर फोर्स लगेगा और इस आर्म पर इधर फोर्स लगेगा। तो ये इस तरीके का फोर्स में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि ये फोर्स इधर खींच रहा है कॉइल की इस आर्म को, और ये वाला फोर्स इस तरफ खींच रहा है, इस तरफ, इस आर्म पर ये जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ खींच रहा है। तो ऐसे तो कॉइल ऐसे तो हो सकती है बीच में से, लेकिन रोटेट थोड़ी कर जाएगी,
इसके लिए क्या होता है, एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स इधर लगता है, तब ये रोटेट करती। तो जब इस पोजीशन में होती है रेक्टेंगुलर कॉइल, तो इस आर्म पर इस डायरेक्शन में और इस आर्म पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और इस वाली आर्म पर ऊपर की तरफ और इस वाली आर्म पर नीचे की तरफ। तो इस कॉइल पर कोई भी टॉर्क इस पोजीशन में नहीं लगता। इतना क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया। ओके बच्चों, आज का लेक्चर यहीं फिर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैंने बता दिया नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। प्रैक्टिकली मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दिखाऊंगा और आपको डायग्राम के साथ उसको मैच करा के दिखाएंगे कि डायग्राम में कैसा बना है और प्रैक्टिकली वो किस चीज़ को डायग्राम में कैसे बनाना है, तो वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो बना दूंगा और उम्मीद करता हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बिल्कुल टेंशन ना लें, फ्री माइंड होके पढ़ें, कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, डेली पढ़ें रेगुलरिटी के साथ। लास्ट के चक्कर में ना रहें कि लास्ट मोमेंट पर 1 महीने में 15 दिन में हम कर लेंगे। लास्ट मंथ में कुछ नहीं होता है। लास्ट मंथ में बीपी बढ़ जाए या कम हो जाए ये तो हो सकता है, लेकिन तैयारी नहीं होती। तैयारी के लिए पूरी साल चाहिए। आप पूरी साल यूनिफॉर्मली मेहनत करते रहें। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे तो बहुत हो जाएगा, लेकिन लास्ट के चक्कर में बिल्कुल ना रहें कि लास्ट के 1 महीने में बहुत अच्छा कर लेंगे। लास्ट नाइट बेस्ट फाइट, इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दें, क्योंकि लास्ट नाइट में सिर्फ फाइट ही फाइट होती है, बेस्ट फाइट कभी नहीं होती है। बेस्ट फाइट के लिए पूरी साल हमें तैयारी करनी पड़ती है, तब लास्ट नाइट बेस्ट फाइट होती है। ओके बच्चों, तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरी दिल से दुआ है आपके लिए।